नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन जोशी। आज हमने इस कार्यक्रम को अभी आयुष दर्पण के इस फेसबुक पेज पर किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत सरकार का एक निर्णय आया है, शल्य तंत्र आयुर्वेद के शल्य तंत्र के परास्नातकों को जो है वो शल्य तंत्र के कुछ हालांकि वो तो शल्य तंत्र के लिए वो पहले से ही वो ये सब चीजें करते थे, पर उन्हें कुछ विशेष शल्य तंत्र की अब जो तकनीक है उनको करने के लिए वैधानिक एक प्रकार से एक नोटिफिकेशन आया है। और उस नोटिफिकेशंस के खिलाफ जो है वो भारत की जो सो कॉल्ड जो हमारी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के चिकित्सक हैं, उन्होंने आज एक प्रकार से जो है उसका विरोध स्वरूप आईएमए ने विरोध किया है। हमारे साथ आज भारत के हमने एक चंद मूर्धन्य विद्वानों को इस लाइव स्ट्रीम में जोड़ा है। अभी हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ प्रोफेसर महेश सांघवी जुड़ेंगे, अभी प्रोफेसर के ठुकराल जुड़ेंगे, अशोक वासणे जुड़ेंगे, प्रोफेसर शीतल असूतकर जुड़ेंगे और आप लोग भी जुड़ सकते हैं। यहाँ से मैं थोड़ी देर में ही आपको स्ट्रीम यार्ड की लिंक भी दूंगा, लेकिन हमारे पास 10 लोग इस स्ट्रीम में जुड़ सकते हैं। लेकिन आप जो भी यदि हमारे समर्थन में कोई बात कहना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में रखेंगे, उसको हम डिस्प्ले करेंगे। हमारे साथ अभी सबसे पहले मैं प्रोफेसर गिरीन्द्र सिंह तोमर सर को इस लाइव स्ट्रीम में लेना चाहूंगा। सर, आज जो इस भारत सरकार की जो निर्णय के खिलाफ जो आईएमए ने एक प्रकार से आज विरोध प्रदर्शन किया है, वो एक प्रकार से आयुर्वेद का एक प्रकार से विरोध है। सर, आप काफी आयुर्वेद के क्षेत्र में आपकी बातों को काफी सुना जाता है और आप विश्व आयुर्वेद मिशन के जो है अध्यक्ष भी हैं, जो काफी कार्य करती है। तो मैं सर आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि आईएमए का जो ये अभी एक प्रकार से जो ये चिकित्सा व्यवस्थाओं को बाधित करने का जो निर्णय है वो कहाँ तक सही है सर? धन्यवाद डॉक्टर जोशी जी। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आप चर्चा कर रहे हैं। ये केवल आज का विषय नहीं है। मैं आपके सामने विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आईएमए का ये निर्णय अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और हठबाध्यता से ग्रसित है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि चिकित्सक का परम दायित्व जो होता है, व्याधेश तत्व परिज्ञानम वेदना या निग्रह एतद वैद्य से वैद्यत्व न वैद्य प्रवराशा। आपकी ड्यूटी होती है पीड़ित मानवता की सेवा करना। जहां पर आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के अन्य चिकित्सा पद्धतियों के संदर्भ में टीका टिप्पणी करना प्रारंभ कर देते हैं और उसका आपको ज्ञान नहीं है, तो एक बड़ी हास्यास्पद बात मेरे समझ में बात आती है। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद के जो स्नातक हैं, उन स्नातकों को, स्नातकोत्तर हमारे विद्यार्थियों को जो शिक्षा दी जाती है उसमें मॉडर्न मेडिसिन के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, ईएनटी, आई, डेंटिस्ट्री, एवरीथिंग। और उसके बाद आयुर्वेद के विषयों को हमारे विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो जिस विद्यार्थी को आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन के सारे विषय पढ़ाए जाते हों, वो मॉडर्न मेडिसिन के मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में बोलने का पूर्ण अधिकार रखता है। और जिस व्यक्ति को आज आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के बारे में एबीसीडी पता ना हो, उसका ककहरा पता ना हो, और वो आयुर्वेद औषधियों की गुणवत्ता के संदर्भ में और आयुर्वेद चिकित्सा के संदर्भ में अपनी टिप्पणी करता है, तो एक हास्यास्पद बात ही होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस निर्णय के लिए, क्योंकि ये निर्णय जो है कोई नई चीज नहीं है। शल्य चिकित्सा के जनक हमारे सुश्रुत कहे जाते हैं। सुश्रुत संहिता में आप देखेंगे हमारे यहाँ जो अष्टांग आयुर्वेद का स्वरूप है, काय बाल ग्रहोर्ध्वांगा शल्य दृष्टा जरा प्रसाद, तो उसमें शल्य तंत्र का विशिष्ट उल्लेख किया गया है। और इस शल्य तंत्र की जब हम बात करते हैं तो शल्य तंत्र में आप देखते हैं कि सुश्रुत ने जो अष्ट शल्य कर्म बताए हैं, छेद्यम, वेद्यम तथा लेख्यम वेश्यम आहरण तथा ये बताया है, इसके आधार पर कोई नवा शल्य कर्म आज के परिप्रेक्ष्य में विकसित वैज्ञानिक तकनीक के बावजूद भी कोई चिकित्सा विधा सामने नहीं रख पाई। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपके सामने बताना चाहूंगा कि आचार्य सुश्रुत ने यंत्र शतवेकोत्तरम 100 यंत्र, 20 शस्त्र और साथ साथ में उपयंत्र जो संख्या और अणुशस्त्र के बारे में जो उल्लेख किया है, कोई भी नया अणुशस्त्र, अणुयंत्र कोई आप नया जोड़ नहीं सकते। उनका चिकित्सा विज्ञान, उनकी टेक्नोलॉजी वही है, केवल आपने नए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से उसमें परिमार्जन जरूर किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बात यह है कि ईच एंड एवरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैज गॉट इट्स ओन लिमिटेशंस।
आपने आयुर्वेद की अपनी सीमाएं हैं, एलोपैथी की अपनी सीमाएं हैं। तो इसमें हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, पब्लिक के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि जो चिकित्सक अच्छी गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा करता है, हमारे डॉक्टर ठकराल साहब जो अभी आपके सामने जुड़ेंगे, एक शल्य के इतने विशुद्ध विद्वान हैं, इनकी विद्वता के संदर्भ में केवल आयुर्वेद के चिकित्सकों का नहीं, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से जुड़े हुए चिकित्सकों का भी मानना है कि इन्होंने वुंड हीलिंग के ऊपर जो कार्य किया, वो वुंड हीलिंग का काम संपूर्ण विश्व में आज उसको एक मानक के रूप में देखा जाता है। क्षार सूत्र के संदर्भ में हमारे डॉक्टर पीजे देशपांडे जी ने जो कार्य किया है, एनोरेक्टल सर्जरी के बारे में जो काम हमारे यहाँ हुआ है, उस कार्य के लिए आज चाहे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हो, चाहे एसजीपीजीआई हो, समस्त संस्थानों के आधुनिक चिकित्सक भी उस क्षार सूत्र को अपने आप प्रयोग करने के लिए लालायित है और कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूं खुली छूट है, आप उसका प्रयोग करिए, क्योंकि ईच एंड एवरी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और एनी सर्जिकल कोई चीज हमारे पास है तो उसका हमको जो है जन सामान्य के लिए प्रयोग होना चाहिए। तो आपको हठबाध्यता से प्रेरित होकर के इस कार्य को करना ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति की गुणवत्ता सही है, उसकी योग्यता है, तो रोगी उसको उसके पास आने दीजिए। आप अपने कंपटीशन करिए तो हेल्दी कंपटीशन करिए। ये जो इनका प्रयास है आयुर्वेद से दूर हट करके आयुर्वेद को इस तिरस्कृत दृष्टि से देखना, आयुर्वेद के लोगों को कम आंकना, आयुर्वेद के विद्यार्थियों की गुणवत्ता आज समाज के सामने सिद्ध हो रही है। कोविड कालखंड में आयुर्वेद की गुणवत्ता के संदर्भ में संपूर्ण विश्व आज आयुर्वेद का प्रशंसक के रूप में सामने आ रहा है। तो इसमें आप कहां तक प्रश्न लगाएंगे? तो ये इनके जो कार्य है, इस कार्य की मैं निंदा करता हूं और मैं भारत सरकार को, आयुष मंत्रालय को, पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी को, जिनके प्रयास से यह संभव हुआ है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद डॉक्टर जोशी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा दिया हमारे साथ। अब इस लाइव स्ट्रीम में मैं प्रोफेसर के ठकराल सर को जोड़ना चाहूंगा। ठकराल सर, आपको मेरी आवाज आ रही होगी? हेलो, प्रोफेसर ठकराल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपको मेरी आवाज आ रही होगी? हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, प्रोफेसर शीतल अस्मितर भी जुड़ गई हैं। प्रोफेसर ठकराल सर, मैं आपको स्क्रीन में लेना चाहूंगा, मुझे लगता है कुछ शायद आवाज की प्रॉब्लम। सर, प्रोफेसर ठकराल सर अभी भारत सरकार का जो निर्णय है, आपका एक नमस्कार सर, आप थोड़ा सा अपना, मैं डॉक्टर ठकराल बोल रहा हूँ। जी सर, बोलो, आवाज आ रही है? आ रही है सर। हमारे साथ प्रोफेसर तोमर भी जुड़े हुए हैं। हाँ, तोमर साहब दिखाई पड़ रहे हैं। तोमर साहब को नमस्कार। डॉक्टर ठकराल बोल रहा हूँ मैं। ये जो विषय है जिसको भारत हाँ, प्रणाम 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 प्रणाम। भारत सरकार ने जो आयुर्वेद के परास्नातकों को, पोस्ट ग्रेजुएट्स को सर्जरी करने की अनुमति प्रदान की है, ये कोई नया विषय नहीं है। बहुत पहले से हम लोग सर्जरी करते चले आ रहे हैं। और जैसा कि अभी डॉक्टर तोमर बता रहे थे कि शल्य का जो उद्गम है और आधारभूत जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो सुश्रुत संहिता में सब ऑलरेडी मेंशन्ड हैं और उसी आधार पर सर्जरी होती रही है। आज से कई हजार वर्ष पूर्व सुश्रुत हुए भारत में, और विदेशों में तो सर्जरी सिर्फ पिछले 300 साल में आई। वो भी यहाँ की पुस्तकें जब वहाँ पर गई और उन पुस्तकों का उन्होंने अनुवाद किया और अनुवाद करके और उस पर अपना आगे काम किया। दुर्भाग्य हमारे देश का ये रहा कि हमारा देश गुलाम हो गया। और गुलाम इसलिए हो गया कि हम लोग अच्छे थे, शांति चाहते थे, पीसफुल जीवन जीने का तरीका बताते थे, लेकिन जो हमलावर थे उन्होंने हमला करके हमारे देश को जीत लिया और हमारे यहाँ के ज्ञान विज्ञान को नष्ट करके उस ज्ञान विज्ञान को अपने यहाँ से चलाने लगे। तक सर्जरी की बात है तो अशोक के ज़माने में सर्जरी बहुत होती थी, लेकिन गौतम बुद्ध आए। गौतम बुद्ध ने कहा कि भाई शांति रखो, आर्मी सब हटा के जितने वेपन्स थे सब हटा दिए गए। जब वेपन्स हटा दिए गए तो दुश्मनों को मौका मिल गया हमारे देश पर राज्य करने का। उन्होंने राज्य किया, चाहे मुगलों ने किया चाहे अंग्रेजों ने किया। हमारे देश को गुलाम बना के हमारे यहाँ का ज्ञान विज्ञान
उन्होंने नाश कर दिया। और उस परिस्थिति में सर्जरी को भी बहुत नुकसान हुआ। हमारे जो सर्जरी के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो चाहे वुंड हीलिंग हो, चाहे सूचरिंग हो, चाहे ब्लड लेटिंग हो, चाहे क्षार कर्म हो, चाहे अग्नि कर्म हो, चाहे प्लास्टिक सर्जरी हो, ये सब हमारे यहाँ की विधाएं दी हुई हैं। और आर्थोपेडिक सर्जरी में तो सारे मेथड्स दिए हुए हैं, बोन को कैसे सेट करना है, आंचनी पीडनश्चैव संक्षेपः बंधनश्च तथा, ये सब पूरा दिया हुआ है, वो भी आजकल होता है। ब्लड को रोकने के रक्त संधान के मेथड्स, संधानम स्कंदनम चैव पाचनम दहनम तथा, यह भी है हमारे यहाँ। वुंड के शुद्ध व्रण, अशुद्ध व्रण, रूयमान व्रण, रूढ़ व्रण, ये सब उसके लक्षण सब दिए हुए हैं। स्टेरलाइजेशन, योग्य, जितने मेथड के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं सर्जरी के, कोई भी सर्जरी इन्हीं बातों पर निर्भर करती है। और जहां तक प्लास्टिक सर्जरी की बात है, नासा संधान, कर्ण संधान, आप देखिए 1794 में जब अंग्रेज लोग यहाँ आ गए थे, तो अंग्रेजों ने एक, हमारे कोवास जी थे जो कि बुलाक कार्ट ड्राइवर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, वो टीपू सुल्तान की तरफ से लड़ रहे थे, तो उनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया, पकड़ के उनका नाक कान काट दिया। लेकिन वो इधर आ गए उत्तर भारत में, और यहाँ एक वैद्य थे जो प्लास्टिक सर्जरी करते थे, और उन्होंने उसका नासासंधान किया। लेकिन जब वो नासासंधान किया तो दो अंग्रेज सर्जन जो है ऊपर छत पे बैठकर बड़ा चोरी से उन्होंने नासासंधान कैसे हो रहा है इसकी फोटो, इसकी चित्र बना लिए, और ये 1794 में इंग्लैंड के जेंटलमैन्स मैगजीन में छपा था। तो देखिए पूरी प्लास्टिक सर्जरी ही यहाँ से वो लोग ले गए, होल थिकनेस ग्राफ्ट, नासासंधान। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो पूरी सर्जरी है, वो चाहे जनरल सर्जरी हो, चाहे ऑपरेटिव सर्जरी हो, चाहे सर्जरी के प्रिंसिपल्स हो, चाहे ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो, चाहे प्लास्टिक सर्जरी हो, इस सारी सर्जरी के जो सिद्धांत है और टेक्निकल डिवीजन है, वो सब पूरा भारत ने और सुश्रुत संहिता में दिया गया है। और इस प्रकार से हमारे जितने आयुर्वेद के परस्नातक हैं उनको इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और आज अगर भारत सरकार ने इसको मान्यता दी है तो इसमें किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। आज का भारत पिछले 70-75 साल के पहले के भारत से बहुत अलग है। आज भारत उन्नति के शिखर पर है, और भारत को कितने ही अधिक डॉक्टरों की, सर्जन्स की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति इन डॉक्टर्स के द्वारा की जा सकती है। ये निश्चित है कि ये जो डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, ये कोई हार्ट, लंग या ब्रेन की सर्जरी नहीं करेंगे। इनको तो एक पर्टिकुलर जो बेसिक सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, वो चाहे हाइड्रोसील हो, चाहे हर्निया हो, चाहे पाइल्स हो, फिशर हो, फिस्टुला हो, अपेंडिक्स हो, और बोन सेटिंग हो, इसकी परमिशन दी गई है। कोई स्पेशलाइजेशन इसमें नहीं है, जनरल सर्जरी है। जहाँ ईएनटी की बात है तो कैटरेक्ट अब एक आसान सा ऑपरेशन है। कैटरेक्ट तो पहले भी होता रहा है, आई सर्जरी में और कुछ ज्यादा होता नहीं है। कान का जो है, तो कान में से कर्णमल निकालना है या कर्ण संधान करना है, इतना ही तो है। नासा के जो साइनसिस हैं उनमें से भी ऑपरेशन के हो सकते हैं। तो ये सब लोकल एनेस्थीसिया में से सारे ऑपरेशन हो सकते हैं, और बहुत आसानी से आम जन को, जो 80% जनता हमारी भारत की गांव में रहती है, उनको ये सुविधाएं सस्ते दाम पर उनके घर के नजदीक, उनके घर के अगल बगल के गांव के नजदीक के जो छोटे छोटे शहर होंगे उनमें बैठे हुए इन डॉक्टरों के द्वारा सुविधापूर्ण पहुंचाई जा सकती है ये सर्जरी, और उनके कष्ट को दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से भारत की जो वर्तमान सरकार है वो आम जन की सरकार की सेवा के लिए इस कार्य को करने के लिए प्रयासरत है, और इसी दृष्टि से आयुर्वेदिक सर्जन्स को ये परमिशन दी जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं उनको विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको तो ये चाहिए कि भाई हाँ ठीक है, ये और हमारे सर्जन्स मिल जाएंगे जो इनके साथ सहयोग से हम और अच्छी सर्जरी कर सकते हैं। अब जहाँ तक एलोपैथिक सर्जरी की बात है, एलोपैथिक के सर्जन्स कोई भी स्पेशलाइज्ड सर्जरी अगर कर रहे हैं तो उन्होंने सीखा कहाँ से? बेसिक प्रश्न ये है। वो भी तो कहीं
कोई स्कॉलरशिप लेके या कोई स्पेशलाइजेशन सीखने के लिए विदेश जाते हैं ना, विदेश में सीख के आते हैं और यहाँ आके करते हैं, तो ये कोई उनका तो डेवलपमेंट है नहीं ना, उनका कोई बेसिक प्रिंसिपल है। बेसिक प्रिंसिपल तो वो ही है आयुर्वेद के हैं, चाहे वो स्टेरलाइजेशन के हों, चाहे सूचरिंग के हों, चाहे जो 8 है, छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, एशन, आहरण, विश्रामन, सीवन, यही 8 प्रोसीजर है ना। चाहे कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे एब्सिस का हो, चाहे हर्निया का हो, चाहे हाइड्रोसील का हो, चाहे अपेंडिक्स का हो, चाहे एब्डोमिनल सर्जरी हो, चाहे हार्ट सर्जरी हो, पर यही 8 प्रोसीजर है। इन्हीं 8 प्रोसीजर की योग्य भी सुश्रुत ने बताई है और उस आधार पर इस सर्जरी में कहीं कोई कमी नहीं है। और इस प्रकार का जो विरोध है वो बहुत ठीक नहीं लगता है, क्योंकि कोई पैथी अलग है नहीं, और एलोपैथी भी डेवलप तो आयुर्वेद से ही हुई है ना। आज से 30-40 साल पहले देखिए तो जो ये मेडिसिन हैं, ये सब टिंचर्स भी हुआ करते थी, टिंचर कार्डाकम, टिंचर एक्सट्रैक्ट, ग्लिसराइजा, इस प्रकार के जितने वो थे, ये सब इलायची से और मलेठी से और इन चीजों से टिंचर बना के और उसको वो करते थे। तो ये लाभ कैसे मिला? ये लाभ मिला केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री ने हमें नई नॉलेज दी और जो हमारी वर्तमान नॉलेज है उसको इम्प्रूव करके हमें एक आसान तरीका दिया, और आज भी केमिस्ट्री और फिजिक्स के आधार पर हम अपनी आगे सर्जरी को बढ़ा रहे हैं। वो चाहे पहले निदान के कौन से मेथड थे, पंच निदान था, पंच इंद्रिय निदान। आज हम अपनी इंद्रियों को एक्सटेंड कर सकते हैं। पहले हम आंख से देखते थे, आज हम एक्सरे कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, सीटी स्कैनिंग कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं। तो ये सब किसने दिए सुविधाएं? ये फिजिक्स ने दिए। फिजिक्स ने ये सुविधाएं देकर और उसमें हमारे डॉक्टर्स को ट्रेंड करके वो कर रहे हैं इसको यूज। रेलवे एयरपोर्ट पे चले जाइए, एयरपोर्ट पर जो हम लगेज लेके जाते हैं उसका एक्सरे होता है। वहां कोई डॉक्टर थोड़ी बैठा हुआ है, वहां तो एक टेक्निकल आदमी है, वो उसका एक्सरे करता है, उसको ऑपरेट करता है। एक्सरे मशीन है जो एक फिजिक्स ने बनाई है। तो इस प्रकार से ये विरोध करना सब ये आयुर्वेदिक के हैं और इनको सिर्फ जड़ी बूटी आती है, ये बहुत ही गलत भ्रामक उनकी जानकारी है। उस जानकारी को दूर करते हुए आयुर्वेद के जो स्नातक हैं उनको इन सुविधाओं को बहुत ही अच्छा किया भारत सरकार ने देकर। इस प्रकार से हम अपने भारत की जनता की सेवा करने में सक्षम है, करते आ रहे हैं। मैंने ही अपने जीवन में, आज तो मुझे 26 साल हो गए रिटायर हुए, मैंने अपने जीवन में न जाने कितने अपेंडिक्स किए, कितने हर्निया, हाइड्रोसील, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, बोन सेटिंग, ये सब किया है और करते रहे हैं। कभी हमने कभी रुकावट महसूस ही नहीं की, क्योंकि हमको आता था। आज भी करते हैं। आज स्पेशलाइजेशन में हमारे यहाँ क्षार सूत्र है, जिसका की चिकित्सा की फिस्टुला की कोई चिकित्सा मॉडर्न में उपलब्धि नहीं है। तो ये टेक्निक तो आयुर्वेद ने दी और आज मॉडर्न के लोग भी इसको अपना रहे हैं। जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली है, वहाँ के डायरेक्टर भी अभी बोल रहे थे कि साहब ये तो बहुत ही अच्छी टेक्निक है। तो इस प्रकार से मेरा इतना ही कहना है कि आयुर्वेद के पर स्नातकों को ये सुविधा जो प्रदान की जा रही है और लीगल अथॉरिटी दी जा रही है, उसके आधार पर ये बहुत ही अच्छा कार्य शासन ने किया है। हम शासन को धन्यवाद देते हैं और शीतल जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस बारे में बोलने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने काफी विस्तार से बताया। बोलिए शीतल जी। धन्यवाद सर, आपने काफी विस्तार से बताया। हमारे साथ प्रोफेसर शीतल मैडम, आप बताइए कि क्या आईएमए का निर्णय कितना सही लगता है, जो आज उन्होंने जो निर्णय लिया है उसके बारे में आप बताना। नमस्ते सर, सब आचार्यों को नमस्ते, डॉक्टर ठकराल सर को नमस्ते, डॉक्टर तोमर सर को नमस्ते, नमस्ते डॉक्टर नवीन जोशी सर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर ज्वाइन हुए। और सर आज के इस प्रोग्राम में वार्ष्णेय सर भी ज्वाइन हो रहे हैं, वो कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हैं, पर वो कोशिश कर रहे हैं तो नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, तो थोड़ी देर में वो भी ज्वाइन हो जाएंगे।
तो आज का यह प्रोग्राम हमने स्पेशली आज 11 दिसंबर को, जो एक प्रोटेस्ट है, हमारी जो संगठना है, राष्ट्रीय संगठना जो है एलोपैथी डॉक्टर्स की, उन्होंने जो एक निदर्शन दिया है या प्रोटेस्ट जो प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उसके उपलक्ष्य में आज तो हमारे सभी जो प्रैक्टिशनर्स है आयुर्वेदा के, इन सभी प्रैक्टिशनर्स ने आज हमारा जो एक क्या कहते हैं जिसे एक यूनिटी, एक स्ट्रेंथ का जो एक प्रदर्शन किया है, एक मूक प्रदर्शन जिसे कह सकते हैं, उसको बिल्कुल वो अपलॉडेबल है, वो एक प्रशंसनीय बात है जो आज सभी ने एक अच्छी यूनिटी दिखाई है, एक स्ट्रेंथ दिखाई है। हमने बहुत अच्छी तरह से काम किया है। आज हमारे सर्जन्स ने आज बहुत सारी सर्जरीज प्लान की और प्लान सर्जरीज करते हुए हमारे आयुर्वेदिक एनेस्थेटिस्ट लोगों को उन्होंने इनवाइट किया है। हमारे कुछ ग्रुप्स पे उन्होंने आज पिक्चर्स और शेयर किए हम लोगों के साथ। तो हम भारत सरकार का अभिनंदन करते हैं और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने एक 58 सर्जरीज का जो एक सूची हमें दी है कि जो सर्जरीज हम ऑथेंटिकली कर सकते हैं। एक्चुअली जैसे कि अभी ठकराल सर ने कहा कि हम लोग ऑलरेडी सर्जरीज करते आ रहे हैं कईयों दिनों से, कईयों सालों से हमारे सर्जन्स जो है वो सर्व कर रहे हैं ह्यूमैनिटी को, कि अपनी अलग अलग सर्जरीज को हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, अलग अलग हर्निया, हाइड्रोसिल, एपेंडिसेक्टोमी, लैप्रोटॉमीज और उसके अलावा भी कईयों जो एक्यूट एब्डोमेन के अंतर्गत आने वाले डिसीज है, उन सब की सर्जरीज हमारे सर्जन्स कर रहे हैं। और उसी के साथ वुंड हीलिंग का जो मेजर पार्ट है, उस वुंड हीलिंग के अंतर्गत काफी सारी विधाएं हम लोग कर रहे हैं। मॉडर्न की सर्जरीज जो बोल रहे हैं लोग, तो सर्जरी किसी मॉडर्न साइंस का जैसे अधिकार क्षेत्र नहीं है। सर्जरी जो है वो आचार्य सुश्रुत ने 5000 साल से ज्यादा जिसको हो चुका है, इतने पुरातन काल से सर्जरी परफॉर्म करते आ रहे हैं हमारे आचार्य और हमारे गुरुजन, जिनके की हम फॉलोअर्स हैं, डिसिपल्स हैं, और उन्हीं से हम सीखते आए हैं। और इसी के चलते आज हम सर्जरीज जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, तो वी आर वेरी मच प्राउड कि नॉट ओनली इन द प्राइवेट प्रैक्टिसेस बट इन द पब्लिक हेल्थ सेक्टर ऑल्सो वी आर वेरी मच competently serving the humanity in the form of many NSV surgeries, hydrocele surgeries and hernia surgeries. Most of our surgeons are very much capable of performing all the surgeries which are nominated under the gazette, and much more than the gazette is मेरे ख्याल से डॉक्टर प्रफुल्ल फडणवीस यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं। आई वेलकम डॉक्टर प्रफुल्ल फडणवीस, हु इज एसोसिएट प्रोफेसर एट दत्ता मेघे आयुर्वेद कॉलेज नागपुर. So I welcome you, and I am very much proud to say that he is a very say authentic part of the formation of all these processes, and he will be again highlighting his own views. तो मैं यहाँ पर आपके सबके सामने ये बात बहुत प्राउडली कह सकती हूँ आज कि ये जो सब सर्जरीज हम परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें हम लोग नॉट ओनली इन द प्राइवेट प्रैक्टिसेस और इन द इंस्टीट्यूट्स बट इन द पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स ऑल्सो वी आर सर्विंग. सर, मैं यहाँ पर आज कहना चाहती हूँ कि सिंस 2000 जबकि मैं गोंदिया आयुर्वेद कॉलेज में आई वॉज सर्विंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर, वहां पर एक पब्लिक हेल्थ सेंटर का एक ओटी का हमारे यहाँ पर एक सेंटर हुआ करता था, फैमिली प्लानिंग ओटी का. तो जब उनके पास वो ऑलवेज दे टुक माय हेल्प एंड दे ऑलवेज रिकमेंडेड माय नेम फॉर सर्जरीज इन देयर फील्ड. तो हमने कईयों हाइड्रोसिल एंड एनएसवी के कैंप्स कंडक्ट किए हैं सर 2001 से. तो आई एम वेरी मच प्राउड कि मैंने गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के पब्लिक हेल्थ सेक्टर में मैंने कम से कम 10 to 15 हाइड्रोसिल कैंप्स में सर्व किया है खुद. और उनको दे हैव इवन फेलिसिटेटेड मी इन ZP गोंदिया फॉर माय वर्क in this particular area. And apart from hydrocele surgeries and anorectal surgeries, जो कि हॉलमार्क है हमारे सर्जन्स जाने जाते हैं anorectal surgeries के लिए, but general surgeries we are also very much competently performing. So this is a very proud moment for all of us कि जैसे ठकराल सर ने कहा कि ये सब तो हम करते ही आ रहे हैं, इसके अलावा भी हमारा कईयों क्षेत्र है सर्जरी के कि जो हमारे सर्जन्स आगे चल के एक्सप्लोर कर सकते हैं. बट जो बेस जरूरी था उसके लिए, जो एक बेसिस का होना जरूरी था, उस पे हमारे जो
सर्जन्स है, सर्जन्स की फ्रैटर्निटी है, एंड along with those help of the surgeons fraternity, I am very much happy to congratulate Dr. Rajesh Kotecha sir and Dr. Jayant Dev Pujari sir, who are the key persons in the formulation of this gazette, and who are very much who were very much enthusiastic in the formation of this gazette, and by the hard work and by the core knowledge of all these two people and the help of their committee members and their close aides only, this is possible that this gazette today has been formed, and this is among the Ayurveda fraternity, and उसके आने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह की डिजायर्ड तो नहीं कह सकते, अनडिजायर्ड भी नहीं कह सकते, एक्सपेक्टेड रिएक्शंस है ये मोस्ट प्रोबेबली, जो कि हो सकता था, ये एक्सपेक्टेड था, ऐसा कह सकते हैं. सो इस तरह की मिक्स्ड रिएक्शंस हमको मिल रही है. सो apart from these reactions, we are very much happy to be enjoying the fruits of the hard work, whatever they have done, and we will be very much you can say very much we are enthusiastic in progressing this thing forward. So मैं डॉक्टर शीतल जी, मैं प्रोफेसर तोमर को लाना चाहूंगा कि सर जो अभी जैसे वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि नहीं आप इसमें एनेस्थीसिया कहाँ से लाएंगे, आप इसमें मॉडर्न मेडिसिन के बगैर आप बिना एंटीबायोटिक्स के कैसे सर्जरी कर लेंगे, इस तरह के बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, और इस संबंध में क्या उनको उत्तर देना चाहेंगे सर आप? देखिए, मैं एक बहुत ही स्पष्ट रूप से आपके सामने बताना चाहूँगा कि जहाँ तक पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट का प्रश्न है, उस पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में जब हम चर्चा करते हैं इस चीज़ की कि हमको जो है एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करना है कि नहीं करना है, एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने मैं रखना चाहूँगा कि हमारे कॉलेज में ड्यूरिंग माई टेन्योर व्हेन आई वाज वर्किंग एज ए प्रिंसिपल एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हंडिया इलाहाबाद, एट दैट पर्टिकुलर टाइम पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के जितने ऑपरेशन हुए, एसेप्टिक मेजर्स का प्रयोग किया गया और केवल जात तेल का प्रयोग किया गया, और कहीं कोई एंटीबायोटिक के बिना सारे ऑपरेशन हमारे कंडक्ट हुए. एंटीबायोटिक्स आर बेसिकली यूज्ड टू प्रिवेंट द सेकेंडरी इन्फेक्शन, दे आर नॉट needed particularly for the can say healing of the wound. तो हमारा कहना यह है कि एंटीबायोटिक की बात जब होती है और एनेस्थेटिक मेजर्स की बात होती है, तो ऐसा नहीं कि एनेस्थीसिया हमारे यहाँ नहीं था. हमारे यहाँ एनेस्थेटिक मेजर्स थे जिसमें हम ऑपरेशंस किया करते थे, मद्य इत्यादि का प्रयोग होता था. आज के एडवांस टेक्नोलॉजी में अगर एनेस्थीसिया के नए मेजर्स आए हैं, नए केमिकल्स आए हैं, तो ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है. दैट कैन बी यूटिलाइज्ड. आयुर्वेदिक सर्जन्स के पास भी हमारे एनेस्थीसिया के जो ग्रेजुएट्स हमारे हैं, पीजी हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको वही ट्रेनिंग दी जा रही है. जिस प्रकार से सर्जिकल टेक्निक्स की ट्रेनिंग दी जा रही है, उसी प्रकार से एनेस्थीसिया के लिए भी ट्रेनिंग दी जा रही है. हमारे यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सर्जरी के साथ साथ में एनेस्थीसिया का भी स्पेशलाइजेशन है. संज्ञाहरण, उस संज्ञाहरण के लोगों को वो ट्रेनिंग दी जाती है. आज हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, जो एनेस्थीसिया में पास करके निकल रहे हैं, आज पेरीफेरी में बनारस में मैं देखता हूँ, वो दे आर मोस्ट सक्सेसफुल. सक्सेसफुल होने का मूल कारण क्या है कि हमारे छात्रों में, हमारे चिकित्सकों के अंदर विनम्रता है, समाज के पर समर्पण है, अपनी योग्यता का गर्व नहीं है, और यही कारण है कि ये समाज में सक्सेसफुल हो रहे हैं. नंबर 1, बताइए. तो पेन क्लियर की जब बात चलती है, 3 चीजें आज हमारे पास हैं जिसके पीछे हम परेशान, हमारी विधा का विकास रुका हुआ है. एनेस्थीसिया, एनाल्जेसिक्स एंड एंटीबायोटिक्स. इनके विकल्प के लिए पद्म श्री वैद्य राजेश कोटेचा के प्रयास से पहला आयुर्वेद डे जो मनाया गया, उसका पेन मैनेजमेंट थ्रू आयुर्वेद, और आज उस जगह पे हम लोग काफ़ी पास तक पहुंचे हुए हैं कि पेशेंट के पेन को हम किस प्रकार से सबड्यू कर सकें, ठीक कर सकें. तो आगे आने वाले समय में इसके लिए भी विकास होगा, ये सारी चीज़ें सामने आएंगी. और अब हमको फार्मेकोलॉजी जब पढ़ाई जाती है, ये सब चीज़ें कराई जाती है, तो ऐसी स्थिति में इन औषधियों के प्रयोग के लिए भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और मिलती भी है और करना भी चाहिए. तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है. और सर्जिकल टेक्निक्स का जहाँ तक सवाल है, वो सर्जिकल टेक्निक्स हमारे छात्र बहुत ही एफिशिएंटली कर रहे हैं. मैं तो देखता हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब मैं था, उस समय कोई प्रतिबंध नहीं है, आज भी हमारे सर्जन्स कर रहे हैं. आपके हरिद्वार में प्रोफेसर अजय कुमार गुप्ता को मैं देखता हूँ
कि आज कहाँ कहाँ बाहर से दूसरी स्टेट से पेशेंट जाते हैं और ऑपरेशन करा के सक्सेसफुली आते हैं। तो आपकी गुणवत्ता, आपकी योग्यता, आपकी कर्मठता को आप बरकरार रखिए। याद रखिए, when you start any new work, you will have to face 3 stages. Number 1 stage of they will laugh on you, first stage. Second one stage क्या है? They will criticize you. वो ultimately third stage will come, that is the stage of recognition. तो आज आप, बहुत अच्छी बात है, प्रसन्नता की बात है, अगर कोई आपको क्रिटिसिज्म करता है तो आपको मौका मिला है आपके सुधार का, अपने और अन्वेषण का। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में एनेस्थीसिया और एंटीबायोटिक्स के विकल्प के रूप में हमारा त्रिफला गुग्गुलू और हमारी और औषधियां जिनका हम आज प्रयोग कर रहे हैं, इन औषधियों को हम लोग सामने ला करके इस कमी को भी पूरा कर पाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। ठीक है, इसमें से मैंने 5 कार्बीना निकाले हैं। अच्छा। और वही, और ये, लेकिन ये मैंने नहीं निकाले। ये कितने हैं? 10 है ना एमएलएक्स। अभी I am very much happy here that Dr. Uday Kulkarni also has joined right from Mumbai. Welcome sir, आपका स्वागत है इस फोरम पर आज। तो मैं जी, sir is the honorable member of Ayush Task Force Government of Maharashtra, and he is very much aware of this gazette, and he is the learned person, so he can also comment, he can give his comments, or he can also give his views on this particular gazette and whatever the so-called protest is going against this gazette. So sir, तोमर सर का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सर, आपने बहुत स्ट्रॉन्ग रखे हैं सामने एनेस्थेसिया के बारे में, पर्टिकुलरली जो एक क्वेश्चन रेज किया जा रहा है कि आप किस तरह से काम करेंगे, एनेस्थेसिया तो आपकी पैथी में नहीं है। तो जैसे कि ठकराल सर ने कहा, बहुत सारी चीजों के उत्तर सर हमारे पास मतलब जैसे कि व्हाट्सएप के माध्यम से भी बहुत प्रसारित हो रहे हैं सब तरफ की फिजिक्स या केमिस्ट्री या कोई ड्रग्स, ये किसी पैथी विशेष को बिलोंग नहीं करते। सिटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, जिस तरह के इन्वेस्टिगेशंस का हमको उपयोग लेना पड़ता है, ये पर्टिकुलरली किसी पैथी को बिलोंग नहीं करता है। उसी तरह से सर एनेस्थेसिया पे भी हमको जो आपने बताया, बहुत सारे मेजर्स है जिसपे कि ऑफकोर्स हमको काम करना जरूरी है, बट उसकी जो टेक्निक्स है वो पूर्वापार चलती आ रही है। और जैसे कि मॉडर्न सर्जन्स भी जैसे कि इंडिया के बाहर जाके भी ज्ञान अर्जित करके आते हैं और बाद में यहाँ पर नई नई टेक्निक्स का वो लोग प्रैक्टिस में उपयोग करते हैं, उसी तरह से कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स हमको हमारे जो संज्ञाहरण के पीजीज है वो संज्ञाहरण सीख के आज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जो कुछ बैचेस निकली है बीएचयू से, और इवन हमारे महाराष्ट्र में जो पूना में कुछ कॉलेजेस है जिसमें कि संज्ञाहरण में पोस्ट ग्रेजुएशन था, जो कि शल्य तंत्र सामान्य के अलावा भी एक पोस्ट ग्रेजुएशन था शल्य के अंतर्गत, शल्य तंत्र के अंतर्गत। तो हमारे कुछ बहुत अच्छे एनेस्थेटिस्ट है सर जो कि परफॉर्म कर रहे हैं, हम लोग उनकी सहायता से सर्जरीज करते आ रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी वास्ट थिंग। ये बहुत संकुचित विचार है, ये बहुत संकुचित बुद्धि से ये जो कुछ आज हमको देखने को मिल रहा है, तो वो इस तरह से संकुचित विचार करके किसी भी शास्त्र का सर मैं कह सकती हूँ कि प्रचार नहीं हो सकता है। हमको बहुत ब्रॉड व्यू रख के चलना है। और एनी हाउ ऑल द पैथीज जब हम एक साथ काम करते हैं, सो वी आर गोइंग टू सर्व द ह्यूमैनिटी, द पब्लिक हेल्थ सेक्टर, द सोसाइटी इन गेटिंग रिड ऑफ ऑल द डिसीजेस ऑफ पर्टिकुलरली द सर्जिकल फील्ड। तो जो धन्वंतरी का भाग है वो तो हमको सबको शेयर करना ही है सर, और हम हमारा शेयर तो बिल्कुल निभाने ही वाले हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं अपने 2 शब्दों को कंट्रोल करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। नवीन जी, किसको आमंत्रित करना है आप बताइए सर। सर का माइक शायद म्यूट है। प्रफुल्ल फडणवीस जी को आप लेना चाहेंगे, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं जी। वैद्य प्रफुल्ल फडणवीस जी, आप बताइए, क्योंकि ये हमारा आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पर लाइव है। लोग जो आईएमए वाले हैं वो कई तरह के सवाल कर रहे हैं कि भाई आप जो है वो, आपको अगर शल्य तंत्र का अधिकार मिल गया तो ये एक प्रकार से मिक्सोपैथी होगी। वो बार बार कह रहे हैं कि हम मिक्सोपैथी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनका एक शब्द है। तो आप मिक्सोपैथी के बारे में जो उनका एक बार बार सवाल आ रहा है कि आप मिक्सर करेंगे और कॉकटेल बनाएंगे, तो ये इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको भारत ही नहीं दुनिया भर के लोग देखते हैं, और दुनिया भर के लोग इस समय आपको देख रहे हैं। तो आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखना चाहेंगे इस बारे में?
और मैं आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पर जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं, आप सब समर्थन में यहाँ कमेंट्स लिख सकते हैं, वो सारे कमेंट्स हम यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं। जी प्रफुल्ल फडणवीस जी। नवीन जी, शीतल मैडम, इस प्लेटफॉर्म पे बोलने की संधि देने के लिए। बेसिकली मिक्सोपैथी ये टर्म उन्होंने कॉइन की है इस गैजेट के अगेंस्ट में आयुर्वेद को डिफेम करने के लिए, विच इज़ नॉट राइट। अगर मान लीजिए एक एब्सेस का पेशेंट आता है तो वो कहेंगे कि हम इनको इंसिजन एंड ड्रेनेज करने वाले हैं, हम उसको भेदन कहते हैं, ठीक है। उसी सवाल अगर कोई गैंग्रीन का पेशेंट आता है तो उसको एम्पुटेशन करेंगे, हम उसको समूल निशेष छेद करते हैं। इसी प्रकार से छेद्य, भेद्य, लेख्य सभी प्रकार के अष्टविध शस्त्र कर्मों के इंडिकेशंस सुश्रुत संहिता में बहुत स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। कोई भी शास्त्र को समझने के लिए हमको उसका जो बेसिक फिलॉसफी है, जो उसका तत्वज्ञान है, वो समझना बहुत जरूरी होता है, और उसके लिए हमको तत्कालिक परिस्थितियों का, सामाजिक परिस्थितियों का विचार करना आवश्यक होता है। आयुर्वेद में ये उस समय की बात है जिस वक्त प्रिंटिंग मटेरियल या फिर लेखन इतना आसान नहीं होता था, इसलिए सुश्रुत संहिता में ये सभी जो उनका खास करके आईएमए वालों का ऑब्जेक्शन है कि आप हमारी टेक्निक्स कॉपी कर रहे हैं। हम आपके टेक्निक्स कॉपी नहीं कर रहे हैं, हमारा ग्रंथ ये सूत्र रूप से बताया गया है, उसमें भेदन बताया गया है। अब भेदन किस प्रकार से किया जाता है वो प्रत्यक्ष उस वक्त गुरुकुल परंपरा में गुरु के अंडर सीख कर वैद्य करता था। मतलब ऑपरेशन के पहले कंसेंट लेने से लेकर उसकी योग्य विधि किस प्रकार से उसकी ट्रेनिंग हो, इसके बारे में सूत्र रूप से हमारे ग्रंथों में वर्णन है। इसका मतलब प्रत्यक्ष गुरुकुल परंपरा में उसका जरूर पढ़ाया जाता होगा या पढ़ाया जाता था, इसलिए हम लोग ये कर पाते हैं। तो सिर्फ उस वक्त लिखना, आज जैसा हम प्रिंट कर सकते हैं, इजीली पेन उठा के कहीं भी लिख सकते हैं, उस प्रकार ये सब चीजें नहीं थी। इसलिए संस्कृत भाषा का उपयोग इसीलिए किया गया कि सूत्र रूप से कम शब्दों में ज्यादा नॉलेज वो सबसे शेयर कर पाए। और ये भी बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि ये ग्रंथ जो है ये अल्प बुद्धि वालों के लिए है, जिनको याद नहीं रहता किस प्रकार से किया जाता है, उनके लिए सिर्फ सूत्र रूप में लिख के बताया गया है। बाकी अपना वैद्य अपनी अपनी बुद्धि से अपना चिकित्सा कौशल बढ़ा सकता है, और इसका आचार्यों ने समर्थन भी किया है। इसलिए मिक्सोपैथी वर्ड बहुत ही गलत है। हमारा शास्त्र संपूर्ण है। अब सर ने एक एनेस्थीसिया की बात की। बेसिकली एनेस्थीसिया एनसीबी ने हमारे बहुत सारे ड्रग्स बैन कर, जैसे अहिफेन या फिर भंगा जैसे औषधियों को बैन किया गया, जो हम कॉमनली अपने इसमें यूज नहीं कर सकते। बहुत सारे पौराणिक कथाओं में या इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी औषधियों का उल्लेख आया है जो रुग्ण को या व्यक्ति को बेसुध करने के लिए किया जाता था। उसको सूंघ कर या किसी दवाई में, किसी अन्न पदार्थ में खिलाकर उसको बेसुध किया जाता था। ये राजा महाराजाओं के जो इतिहास है उसमें इनका उल्लेख कई जगह बहुत अच्छी तरह से मिलता है। इसका मतलब ये है कि उस वक्त के वैद्यों को पेशेंट को एनेस्थीसिया, जिसको हम अभी एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया बोलते हैं, जिसको हम इनहेलेशन एनेस्थीसिया कहा जा सकता है, उसका ज्ञान था। अब वो सभी लोगों को क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि ये उसके भी अधिकार, इसके भी धोखे और इसके भी फायदे उनको पता थे, ठीक है। इसलिए ये सिर्फ राज्य वैद्य को होता था। ऐसा हमारे पढ़ने में आया कि इस संबंध का ज्ञान सिर्फ राज्य वैद्य को होता था। तो उस हिसाब से अगर हम सोचते हैं तो हमारे वक्त भी एनेस्थीसिया था। यद्यपि हमारे संहिता में मद्य का वर्णन आया है, किंतु इन द्रव्यों का भी समुचित उपयोग विशिष्ट जवाबदारी के साथ अगर हमको दिया जाता है तो हमारा एनेस्थीसिया भी कुछ हद तक इंडिपेंडेंट हो सकता है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन के बारे में सर ने बताया ही है, एंटीबायोटिक के बारे में बताया। बहुत सारी जो नॉन सेप्टिक कंडीशंस है, लाइक स्मॉल लीजन, सेबेशियस सिस्ट से लेकर लाइपोमा से लेकर, मैं स्वयं इंडिपेंडेंटली विदाउट एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉडर्न के और एंटीबायोटिक हम ट्रीट करते हैं और बहुत सक्सेसफुली समाधानकारक रिजल्ट्स हमको मिले हैं। तो ये मिक्सोपैथी, ये उनका कॉइन किया हुआ टर्म है लोगों को दिशा भूल करने के लिए। हम ये जो हमको गैजेट मिला है, ये जो अधिकार मिला है, ये एक सब फर्स्ट स्टेप है। इससे हमारी बहुत जवाबदारी भी बढ़ती है कि आगे हम जो भी सर्जरी करें वो बहुत अच्छी तरीके से हमारे पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाए, क्योंकि अभी बहुत लोगों की नजर होगी हम पर कि हम किस तरह गलती करते हैं और किस तरह उस गलती को उछाला जाता है। वो 100 गलती करेंगे फिर उनकी गलती माफ होगी। डॉक्टर फडणवीस, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। अब हम इसी में डॉक्टर उदय कुलकर्णी जी को लाना चाहेंगे।
डॉक्टर उदय कुलकर्णी जी, आप भी जो है वो पैरा सर्जिकल प्रोसेस करते हैं विदग्नि के रूप में, लेकिन यहाँ पे जो एलोपैथिक चिकित्सकों का संगठन है वो ये सवाल उठाता है कि इस प्रकार से अगर हम आयुर्वेदिक चिकित्सा के स्नातकों को सर्जरी का अगर हम छूट दे देंगे तो ये रोगियों के लिए नुकसान होगा। उनका ये कहना है कि रोगियों की जान खतरे में जाएगी। तो आप क्या जवाब देना चाहेंगे उदय कुलकर्णी जी? सबसे पहले तो आयुष दर्पण ने ये जो बहुत अच्छा कदम उठाया है कि हम सब मिलके कुछ कर रहे हैं, और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आयुर्वेद अपने अधिकारों को वापस अपने तरफ लेके आ रहा है। जैसे आप जानते हो कि आयुर्वेद में सर्जरी आज नहीं है, पहले से है। सिर्फ इसको आज अधिकृत रूप से गवर्नमेंट ने मान लिया है कि आयुर्वेद के सर्जन ये सब चीज कर सकते हैं। पिछले 70 सालों में ये चीज पहले होनी चाहिए थी, जो आज हो रही है, तो इसका हमें स्वागत करना चाहिए। दूसरी बात है कि भारतीय चिकित्सा परिषद, ऐसे नाम है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, तो भारतीय इसमें जो है, सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि हम लोग भारतीय है, तो भारत की परंपराओं से हमें अभिमान होना चाहिए, और यहाँ पे अगर कुछ कमी है तो उसको हमें अपने नए विज्ञान के साथ में जोड़ के एक साथ में हाथ मिला के आगे चलना चाहिए। उसकी जगह पे ये जो उन्होंने अपनी रणनीति अपनाई है किसी भी कारण के लिए, अपने जो भी समर्थक है उनके लिए या दूसरा जो भी है, तो वो गलत है। हमें सबको एक साथ में मिलके अपनी खामियों को कवर करके, जैसे अभी कोरोना में हमने देखा है कि जहां पे भी कम हो रहा था वहां पे आयुष आगे आके हमने कोरोना की ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरीके से करने की कोशिश की है, महाराष्ट्र में और हर जगह पे आयुष को जोड़ के। तो ऐसे ही हर जगह पे करने के लिए एक्चुअली जो थोड़ा सा बढ़ गया है वो अपने बंधु को, पिछड़े हुए बंधु को आगे लाने की कोशिश करना चाहिए। जो उन्होंने करने की जगह पे अपने बंधु को जहां से होता है वहां पे ताड़न करने की कोशिश की है, जो नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि उन्होंने यहाँ पे आगे आके हम सबको, हमें यहाँ पे आगे आने के लिए मदद करनी है, एक दूसरे का देख के हमारे जनता को ज्यादा से ज्यादा अच्छी बातें लानी चाहिए। वो करने के लिए हम चाहते हैं कि उन्होंने जो कदम उठाया है उसे वापस ले, और इसे मिक्सोपैथी वगैरह ना कह के हम लोग इसे एक सिनर्जिक लेवल से आगे लेने के लिए कोशिश करेंगे, तो भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए कुछ अलग नया दे सकते हैं। और इसके लिए हमें जो आज आयुष दर्पण ने ये कदम उठाया है कि जो भी समर्थन सीसीआईएम को, गैजेट को, गवर्नमेंट को देना है, हमारी तरफ से सबने मिलके प्रयास किया है। शीतल जी, नवीन जी, आपने जो कदम उठाया हम उनका स्वागत करते हैं। हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे, और हम सब मिलके जो आज अधिकार मिला है उसका पूरा उपयोग करके हमारे पेशेंट्स, हमारे पूरी भारतवर्ष के पेशेंट्स को कुछ अच्छा देंगे। हमारे साथ लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर आलोक शर्मा जो नई दिल्ली में के डायरेक्टर भी रह चुके हैं आयुष डिपार्टमेंट के। सर, मैंने आपको स्ट्रीम यार्ड का लिंक व्हाट्सएप पे भेजा है, आपने बहुत अच्छे कमेंट्स लिखे हैं। आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, आप स्ट्रीम यार्ड लिंक से सीधे आप इस मीटिंग में आ सकते हैं। मैं पुनः प्रोफेसर जीएस तोमर सर को लाना चाहूंगा कि सर ये जो बार बार जैसे हमारे देश में भारत की संस्कृति और भारत की चिकित्सा पद्धति या भारत को आगे बढ़ाने की बात होती है, भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात होती है, तो हमारी आखिर मॉडर्न मेडिकल साइंस जिन्होंने पढ़ा है वो भी हमारे ही लोग हैं। और शायद मुझे लगता है कि यदि वो अपना इतिहास खंगाले तो उनके दादाजी या परदादाजी जो चिकित्सा लेते रहे होंगे, और बहुत सारे के शायद पिताजी और दादाजी तो वैद्य ही रहे होंगे। तो अगर भारत की चिकित्सा पद्धति अगर आगे बढ़ती है, और यदि भारत के चिकित्सक या शल्य चिकित्सा के स्नातक, क्योंकि वो पहले से ही ये सर्जरी कर रहे थे, और यदि उनको सर्जरी करके अगर लीगली उनको अधिकार दे दिया गया है तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है उनकी? मुझे लग रहा है सर, जहां तक मेरा ख्याल है सर, मेरा जो मानना है कहीं ना कहीं व्यावसायिक हित प्रभावित होंगे। ऐसा लगता है कि ये सर्जन्स 56 प्रकार की सर्जरीज का, क्योंकि अगर वो कॉम्पिटेंट होंगे तो पब्लिक उन्हें खुद स्वीकारेगी, और यदि वो इनकॉम्पिटेंट होंगे तो वो अपने आप बाहर हो जाएंगे। तो भाई आप बाजार में आइए, आप कॉम्पिटेंसी अगर वो साबित
जाएंगे तो वो आपके साथ टिकेंगे। तो आपको उनकी योग्यता पर सवाल उठाने का, प्रश्न चिन्ह उठाने का तो आप ऑथराइज्ड बॉडी आईएमए है ही नहीं। तो सर ये कैसे इस पर प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं भारत सरकार के निर्णय पर? सर इसमें आपके आपके मंतव्य जानना चाहता हूँ। देखिए डॉक्टर जोशी जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष को छुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2002 में मैं अमेरिका में व्याख्यान देने के लिए गया और वहाँ पर एलोपैथिक चिकित्सक हमारे एनआरआई ओरिजिन के जो थे उन लोगों ने मेरे लेक्चर को अटेंड किया। तो मैंने पहला शब्द ये बोला कि सबसे पहले आप भारतीय हैं, उसके बाद आप आयुर्वेदिक एलोपैथिक चिकित्सक हैं। तो आपको अपनी भारतीयता पे गर्व होना चाहिए। ये हमारी धाती है, ये हमारा हेरिटेज है। और भारतीय संस्कृति, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। आपको गर्व होना चाहिए कि भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता में इतना विकसित चिकित्सा विज्ञान था और उस चिकित्सा विज्ञान के संदर्भ में हमारे चिकित्सकों की इस कार्यकारिता को आज अगर भारत सरकार ने मान्यता प्रदान करके लीगल जामा जो पहनाया है तो उसमें प्रसन्नता का विषय है। दूसरी बात जो आपने व्यावसायिक दृष्टिकोण से बात कही, मैं आज आपको नाम न लेकर के ये जरूर बताना चाहूंगा जोशी जी कि अच्छे कैटेगरी के विद्वान जो एलोपैथिक चिकित्सक हैं, सर्जन्स हैं, वो कभी इसमें मतभेद नहीं है, उनको परेशानी नहीं है। परेशानी केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण से जुड़ने वाले उन एलोपैथिक चिकित्सकों को है जो हमारे चिकित्सकों की कार्य क्षमता, उनकी विनम्रता, उनके कार्य करने की शैली, समाज के साथ उनका जुड़ाव, उसको देख करके मानसिक रूप से ये परेशान है कि हमारी रोजी रोटी पे इसका प्रभाव पड़ेगा। साथियों, ये समाज है, समाज में रोगियों की सेवा करना आपका पहला धर्म है। हमको या भी क्रिया विजायन्ते शरीरे धातवा समा सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तद विज्ञानवतम। हमारा उद्देश्य होना चाहिए व्याधेश तत्व परिज्ञानम वेदना यास निग्रह एतद वैद्यस्य वैद्यत्वम न वैद्य प्रभुराज। ये चिकित्सा विज्ञान हमारा दायित्व है कि हम जन सामान्य और पीड़ित मानवता की सेवा में समर्पित भावना से कार्य करें। तो आप भारतीय होने के नाते आपका एक मूल दायित्व बनता है कि एलोपैथिक चिकित्सा विधा से आप बाद में जुड़े हुए हैं, पहले आप भारतीय हैं। आपको इसके ऊपर गर्व होना चाहिए कि हमारे भारतीय चिकित्सा विज्ञान का इतना विकसित चिकित्सा विज्ञान, जहां पर आप देखते हैं कि आज कैटरेक्ट की सर्जरी हो रही है। लोग उपहास करते थे कि आचार्य सुश्रुत ने इंसिजन लगाने के लिए कहां बताया है। आज फेको टेक्नोलॉजी के बाद उसी स्थान पर इंसिजन लगा के आपका ऑपरेशन हो रहा है। यंत्र शस्त्र के संदर्भ में जो चर्चा हमारे पास की गई आज हो रही है, एनोरेक्टल सर्जरी की जब हम बात करते हैं तो भारतवर्ष के उत्कृष्ट जो है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान संस्थान जो है वो सबके चिकित्सक पूरी तरह से आकृष्ट होकर के हमारे क्षार सूत्र को लेकर के, हमारी जलोका को लेकर के कार्य करने के लिए उद्यत हैं, वो तैयार हैं। अच्छी चीज अगर कहीं से मिलती है तो उसको हमें प्राप्त करना चाहिए। और ईच एंड एवरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैज गॉट इट्स ओन लिमिटेशंस। हमारे लिमिटेशंस जहां पर हैं उनको भुला करके हमको एक मत होकर के हम उन भाइयों को पूर्ण जो है आमंत्रित करते हैं कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्य न करें। एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखें, हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखें। आपका अगर एफिशिएंसी होगी, आपसे रोगी प्रभावित होगा तो आपके पास आएगा। एक आयुर्वेद का स्नातक अगर बैठा हुआ है, मैं एक छोटी सी बात आपके सामने कहना चाहूंगा। जब मैं राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य कर रहा था तो हमारे सर्जन्स बनारस से और इलाहाबाद तक की परिफेरी के बीच में जो नर्सिंग होम से पता लगा, हमारे सर्जन्स को लोग कॉल कर रहे हैं और एलोपैथिक सर्जन्स को कॉल करना बंद कर दिए। कारण क्या था कि हमारे सर्जन्स की एफिशिएंसी, हमारे सर्जन्स की जो आपकी पंक्चुअलिटी और साथ साथ में उनके कार्य करने की क्षमता और व्यावसायिक दृष्टिकोण से थोड़ा परे अर्थ लेना जरूरी है। अर्थ लेंगे लेकिन एक सीमा तक व्यक्ति को देख करके। तो ऐसे दृष्टिकोण से जो सामान्य चीजें और रिएक्शंस और रिपरकशंस आपके सामने आ रहे हैं वो निश्चित रूप से हमको जो है व्यावसायिक दृष्टिकोण ही अधिक प्रतीत हो रहा है। दूसरी बात, अभी ठकराल साहब ने आपके सामने रखा कि किसी भी विधा की प्रॉपर्टी नहीं है साइंस। ऑल द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स डिस्कस्ड इन आयुर्वेद हैज गॉट इट्स साइंटिफिक फूटिंग्स राइट फ्रॉम द पंचेंद्रिय परीक्षा। पंचेंद्रिय परीक्षा में आपके सारी मॉडर्न टेक्निक्स का समावेश हो जाता है। नाड़ी के संदर्भ में जो काम हुआ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नाड़ी के संदर्भ में जो काम हुआ वो काम आज अपने आप में एक अनूठा है। तो हमारे पास जो ज्ञान है उस ज्ञान का उपयोग करके हमको भारतवर्ष की जनता को ही नहीं, आज हमारा दायित्व बनता है। आयुर्वेद इज नॉट लिमिटेड बिटवीन द फोर वॉल्स ऑफ द कंट्री, नाउ इट हैज बिकम ग्लोबल प्रॉपर्टी।
तो हमको वैश्विक पीड़ित मानवता के लिए कार्य करना है और हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे सर्जन्स के लिए ये एक चैलेंज है। और चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि इस तरह से हमारे सर्जन्स हमारी विधा, एनेस्थीसिया, एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, इन तीनों चीजों को सामने ला करके अपनी विधा को पूर्ण बनाने का प्रयास करेगी। और आगे आने वाले समय में आयुर्वेद ही एक ऐसी विधा होगी जो कि कोरोना कालखंड में हमने सिद्ध कर दिया कि संपूर्ण विश्व को नतमस्तक कर देगी और भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठापित करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए। आप अनम्यूट करिए जोशी जी, आप म्यूट। हमारे साथ वैद्य आलोक शर्मा जी जुड़े हैं जो काफी वरिष्ठ चिकित्सक हैं और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के पोस्ट ग्रेजुएट है और दिल्ली में वो निदेशक के पद पे भी रहे। सर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप चूंकि कोविड के संदर्भ में आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर, आपके बहुत सारे मैं देखता हूं सर। हमारे साथ ये एक्चुअली हमने एकदम से इंस्टेंटेनियसली ये प्रोग्राम प्लान किया और हमारे साथ इतने लोग जुड़ गए हैं कि अभी कमेंट्स की तो बौछार आ गई है। मैं चाहता हूं कि आप सभी जो है अपने समर्थन में और यहाँ पे कमेंट्स लिखें, वो सारे कमेंट्स हम यहाँ डिस्प्ले करेंगे। तो वैद्य आलोक शर्मा सर, आपने बहुत सारे कमेंट्स यहाँ लिखे तो मुझे लगा कि मुझे आपको आमंत्रित करना चाहिए और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपने जो भी बात कही आप पूरी की पूरी, चूंकि आप उस मुझे नहीं लगता कि सारे शल्य तंत्र के जो आधुनिक चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं वो इस बात को मानते हैं। ये कुछ चंद चिकित्सकों जो एलोपैथिक या आधुनिक चिकित्सकों में भी कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनकी संकुचित विचारधारा है, जैसा कि प्रोफेसर तोमर ने कहा कि जिनके व्यावसायिक हित प्रभावित हो रहे हैं। बाकी मैंने बहुत सारे सर्जन्स जो मॉडर्न सर्जन्स हैं उनके वर्जन सुने हैं, उन्होंने इसका स्वागत किया है, उन्होंने कहा है कि इस देश को जरूरत है इसकी। तो कहाँ तक आपको लगता है कि सर जो भारत की जो चिकित्सा का संगठन जिसका नाम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, जिसका नाम तो इंडियन है पर वो अपने कामों से इंडियन जो भारतीयता है उसका विरोध करती है, कहाँ तक आपको लगता है कि क्या उस संगठन को अपना नाम नहीं बदल लेना चाहिए? देखिए नवीन भाई, पहले तो मैं आपका नमस्कार धन्यवाद करता हूं कि आपने इमरजेंसी में, आप आयुर्वेद में कहते हैं इमरजेंसी नहीं है, आपने इमरजेंसी मुझे जोड़ा और मुझे एक मौका दिया, इसका बहुत आभार। अब मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। क्या हमारे जो चिकित्सक हैं आईएमए के, ये भूल गए कि भगवान गणेश के ऊपर सर्जरी करके हाथी का सिर लगाया गया था, उस सर्जरी को भूल गए? क्या वैद्य सुषेण ने लक्ष्मण जो मूर्छित और घायल थे, बेहोश थे रामायण काल में, उनकी चिकित्सा उन 4 द्रव्यों से करी थी? उनके पास सर्जरी नहीं थी क्या? वो चिकित्सक नहीं थे? आप सब भूले बैठे रहेंगे क्या? महाभारत काल में क्या हमारे चिकित्सक नहीं थे? कौन सी इमरजेंसी थी, कौन सी एनेस्थीसिया था, क्या था हमारे पास? सब हमारी पहचान थी, हमारी विधा थी। ये तो अंग्रेजों ने हमें आकर के हमारी साइंस से कुठाराघात करा, हम लोगों को एक आयुर्वेद को बनाया कि साहब ब्राह्मणों की संस्था है, केवल ब्राह्मण ही करते हैं, साहब अछूत हो जाएंगे। और हम लोगों ने के ऊपर एक तक आघात हुआ कि हम सुश्रुत की आवासिकता को भूल गए। एक मैं रेफरेंस दूंगा, ये लोग हिप्पोक्रेटिस ओथ को लेते हैंगे। हिप्पोक्रेटिस की 28 बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं जो मैंने देखी हैं पुराने काल से, गुरुकुल लाइब्रेरी में हैं। हिप्पोक्रेटिस ने अपनी बुक्स के अंदर, जैसे हम आयुर्वेद में 4 दोष मानते हैं, सुश्रुत के अंदर रक्त दोष भी है, हिप्पोक्रेटिस ने 4 दोष माने, वो पुस्तकें लिखी। विकास क्रम होता रहा, एक विकास हुआ अलग, वो उधर चले गए हैं। हमारे भाई बंद हमसे अलग नहीं है, पर वो अपनी पहचान, अपना वंश, अपना गोत्र भूल गए, इसलिए आज फ्रस्ट्रेटेड हैं। और आईएमए तो ये ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन की संतान है, ये तो उनके वो पुत्र रहेंगे, ये हमारे भारतीय हैं कब? और आईएमए लीडरशिप में सब डॉक्टर्स की एमबीबीएस की बात नहीं कर रहा, कुछ आईएमए लीडरशिप जो बायस्ड है, जो परेशान है कि आज जो कट मनी जो मिलती है नर्सिंग वो जो प्रोसेस करने से, उनके अंदर कंपटीशन की भावना, डर, आज उनकी हीन भावना आ गई है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आईएमए अनकंडीशनल स्ट्राइक करे कि हम पेशेंट नहीं देखेंगे और फिर हम दिखाएंगे कि हम कौन हैंगे जोएगा। हम हारे हुए नहीं है, सिर्फ हमारे चिकित्सकों को आज मंच तो हमारे मीता बड़े रिनाउंड मीता कोटेचा जी, तोमर साहब, सब मेरे साथियां बैठे, बड़ा गर्व होता है। आज मंच जो कार्य कर रहा है, आज हमारा हर चिकित्सक अगर वो कार्य करे शल्य के लिए भी, तो हम कहां पहुंचेंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी मैं 1-2 रेफरेंस देता हूं। मैं आनंद हॉस्पिटल में जहां कोरोना पेशेंट 100 पेशेंट हैं, उनका लगातार ट्रीटमेंट कर रहा हूं और बाय द वे कोरोना सर्वाइवर भी हूं। ये मुझे एक लर्निंग प्रोसेस मिला कि जाके वार्ड में मुझे
गवर्नमेंट की ओर से आदेश हुआ नहीं आपका ड्यूटी होना पड़ेगा, क्योंकि मैं हाईलाइट में काफी रहता हूँ, भर्ती भी हो गया। और जो एक्सपीरियंस मैं लेके आया वो मेरे लिए बड़े वो थे, समय पे नवीन जोशी जी के साथ शेयर करूंगा, ये निश्चित आप मेरा हुआ रहेगा। पर आप देखिएगा, एक वहां के सर्जन जो यूरोलॉजिस्ट हैं, वो रोज मुझे कॉल करते हैं अपनी सर्जरी के पेशेंट में मेरी कंसल्टेशन लेने के लिए। मेरे ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर संजय जैन तो फेमस है, आपने ग्रुप में देखे होंगे कि विदाउट एंटीबायोटिक सर्जरी करते हैं, रिक्वायर्ड सर्जरी करते हैं। और कौन कहता है कि हमने एनाटॉमी नहीं पढ़ी, कौन कहता है कि हम शरीर, और अगर उनका एनाटॉमी का शरीर दूसरा है, हमारा एनाटॉमी का शरीर दूसरा है, तो रियली एंट्री नहीं करना चाहिए। उनके पास कौन सा एनेस्थीसिया था, उनके पास कौन सी सर्जरी थी? जब वो लोग नहीं थे तो हम सर्जरी नहीं करते थे क्या? हम सब कुछ करते थे, सिर्फ हमें हीन भावना से, हम तो हीन भावना से निकल रहे हैं। और मेरे लिए समुद्र मंथन का पीरियड आ रहा है, ये बहुत अच्छा हुआ कि आईएमए ने आज टोकन स्ट्राइक करी। भगवान उनको सद्बुद्धि देव, अनकंडीशनल स्ट्राइक करें। और समुद्र मंथन से जो धनवंतरी जी इस बार बाहर निकलेंगे, वो भाई साहब फिर वो जो लीडरशिप है जो पेशेंट ओरिएंटेड नहीं है, जो नर्सिंग ओरिएंटेड है, वो रोज आएगी, पैरों में पड़ जाएगी, माफी मांगेगी कि वो दिन आने वाला है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत 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 धन्यवाद सर, आपने बहुत बढ़िया तरह से एक्सप्लेन किया, और कि आप आईएमए वाले अब कंप्लीटली अनकंडीशनल स्ट्राइक करिए आप, और मौका मिलेगा जी, आह्वान करिए आप, आह्वान करिए, आह्वान कर चुका हूँ, स्ट्राइक करते हैं। और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आह्वान कर रहा हूँ लगातार, आपने मौका दिया, आपका भी धन्यवाद। मैं बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद के चिकित्सक जो हैं वो शुरू से ही काफी मेहनत करते हैं, मेहनत कश होते हैं। कई जगह पे थर्ड एमओ की पोस्ट थी, वहां ऐसा देखा गया कि एलोपैथिक चिकित्सकों के पास मरीज नहीं होते थे और आयुर्वेदिक चिकित्सकों के पास भीड़ होती थी। और ये बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि भाई ये भारत सरकार, उसका अधिकार है उसको देने का। आईएमए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इस अधिकार पर सवाल उठाती है? उसको कोई अधिकार नहीं इस पर सवाल उठाने का। भारत सरकार के निर्णय पर सवाल उठाने का आईएमए जैसी एक संस्था जिसका भारत सरकार से कोई संबंध नहीं है, उसको कोई अधिकार नहीं है, जो केवल और केवल दवाओं की कंपनियों के स्पॉन्सरशिप से चलती है। ठीक है, आयुर्वेद के चिकित्सक और आयुर्वेद का बाजार अभी कम है, मानते हैं, लेकिन सरकार उसे अपलिफ्ट करने का प्रयास कर रही है। कोरोना के समय में आयुर्वेद ने अपनी गुणवत्ता को साबित किया है, तो मौका यदि सरकार दे रही है तो आप क्यों नहीं उसके समर्थन में आते हैं? आपको उसका समर्थन करना चाहिए, आपको एक बड़ा रूप दिखाना चाहिए, क्योंकि आप तो बहुत कॉम्पिटेंट हैं। आपने तो ब्रिटिश काल से अपने ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया है, और सो कॉल्ड साइंस जैसा कि तोमर सर ने भी कहा और ठकराल सर ने भी कहा कि साइंस, विज्ञान सतत प्रगति का नाम होता है। उसे क्या थॉमस अल्वा एडिसन ने जब बल्ब बनाया तो क्या उन्होंने ये सोचा कि इस बल्ब को यूरोप के ही लोग इस्तेमाल करेंगे? क्या जब रेफ्रिजरेटर का आविष्कार हुआ तो क्या रेफ्रिजरेटर किसी कौम के लिए उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया? तो यदि ऐसा है तो फिर सुश्रुत ने हस्त को सबसे प्रधान यंत्र कहा है। फिर तो आपको छेदन, भेदन, एचन, आहरण, विश्रावण और सीवन, जिसका आपने अंग्रेजी में अलग अलग नाम दिया है, उन कर्मों पर भी आपको रोक लगा देनी चाहिए कि वो तो भारत के सुश्रुत संहिता की मूल अवधारणा है। तो क्या आप सर्जरी कर लेंगे फिर बिना हाथ के? तो ये बात तो बार बार आएगी। तो हमें जरूर, हम तो यही कहेंगे कि हमारे जो आधुनिक चिकित्सक हैं वो, उनको भी हमारे साथ, और बल्कि बहुत लोग तो सिर्फ साथ हैं, जैसा कि आपने डॉक्टर संजय जैन सर का नाम लिया, वो कई समय से ऑर्थोपेडिक सर्जरी कर रहे हैं विदाउट एंटीबायोटिक्स, और वो उन्होंने समर्थन किया है उस चीज का। हमारे साथ एक डॉक्टर विजय शर्मा है जो प्लास्टिक सर्जन है मुंबई से, उन्होंने सपोर्ट किया है आईएमए, उन्होंने हमारा, और उन्होंने कहा कि आईएमए गलत कर रहा है, और बल्कि उन्होंने तो कहा कि हम आयुर्वेदिक चिकित्सकों को ट्रेन करेंगे प्लास्टिक सर्जरी में। बल्कि इस प्रकार से आपको आगे आना चाहिए, और इस प्रकार से आप एक प्रकार से वैमनस्य जनता के बीच में भी आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। तो मैं फाइनल कमेंट्स में पुनः प्रोफेसर तोमर सर को लाना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि सर आप जो इन सारी चीजों का कंसाइज है, जैसा कि डॉक्टर हमारे वैद्य अभी शर्मा सर ने भी कहा, और इधर प्रोफेसर शीतल असूदकर जी भी आई थी, तो फाइनली सर हम एक डिस्कशन करना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए आईएमए को? क्या आईएमए को कंटिन्यूअस स्ट्राइक करना चाहिए? कंटिन्यूअस करनी चाहिए कि मैं तो कहता हूँ जाएं। देखिए जोशी जी, मैंने आपको बताया कि हमेशा विकास की सतत धारा के लिए मैं बहुत ही आशावादी व्यक्ति हूँ, और विकास के लिए इस स्टिमुलस का बहुत होना जरूरी है, तो हमारा दायित्व भी बढ़ जाता है। आज एक चैलेंज है हमारे सामने, आज इन्होंने जो चैलेंज किया है, क्या आयुर्वेदिक चिकित्सक समाज में फैली हुई
बीमारियों में पीड़ित मानवता की सेवा में समर्थ हैं, तो मैं आज पूरे दावे के साथ कहता हूँ, आज सिद्ध हो जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि आज हमारे चिकित्सकों ने 24 आवर्स, आई माई सेल्फ हैव सीन 79 पेशेंट्स टुडे, और मैंने सारा काम छोड़ करके, हमारे चिकित्सकों ने, हमारी टीम ने, नीमा ने, विश्व आयुर्वेद परिषद ने, विश्व आयुर्वेद मिशन ने आज ये संकल्प लिया था कि कहीं से भी हमारी टीम थी, वो टीम हमारी अवेलेबल है, टेलीफोन नंबर बाकायदा दिया गया था कि कहीं से भी कोई अगर रोगी आता है, उस रोगी को हम लोग अटेंड करेंगे और लोगों को लाभ पहुंचाएंगे। हम जो है भारतीय हैं और हमारा सीधा जुड़ाव रोगी के साथ है, तो हमको परेशान नहीं होना है, लेकिन सोचना है। सोचना यह है कि हमको पूरे समर्पित भावना से, अपनी सरकार से भी यही कहना है, मेरा भारत सरकार से भी, केवल क्यूरिकुलम में सब्जेक्ट को रख देना ही पर्याप्त नहीं होगा। आपको प्रत्येक आयुर्वेदिक कॉलेज के ऑपरेशन थिएटर और डिपार्टमेंट को कंप्लीट फैसिलिटी से मुक्त, सही करना, युक्त करना होगा। टेक्नोलॉजी को सही देने के लिए आपने जो इंस्ट्रूमेंट्स, लाखों रुपए के इंस्ट्रूमेंट्स हमारे कॉलेज में अवेलेबल है, उनके लिए जिन लोगों की आवश्यकता है स्टाफ की, उन स्टाफ को पूरा करें और साथ साथ में छात्रों की ट्रेनिंग के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट करें, तो हमारे जो एफिशिएंट छात्र हैं वो समाज में एक अच्छी छवि आपके सामने लेकर के जाएंगे। हमारे यहाँ टीचर्स की एफिशिएंसी में कोई कमी नहीं है, हमारे सर्जन्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो सर्जिकल ट्रेनिंग आपको आपके कॉलेज के माध्यम से दे पाएं, तो उन सुविधाओं के लिए मैं भारत सरकार से, प्रदेश सरकारों से भी मैं आग्रह करूंगा कि अपने इस मंच के माध्यम से आग्रह करूंगा कि आप उसको निश्चित रूप से उपलब्ध कराएं, जिससे छात्रों की प्रॉपर ट्रेनिंग हो और आगे आने वाले समय में कभी भी किसी पैथी का IMA का डॉक्टर ये ना कहने पाए कि हम पूरी हेल्थ सर्विसेज को पैरालाइज कर देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रोफेसर तोमर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। संभालने के लिए पर्याप्त है। नहीं सर, बहुत बहुत बढ़िया जी जी बात की सर आपने। और सर जैसे डॉक्टर नवीन सर ने अभी कहा कि मुझे इस बात पे आपके और एक दो बातें याद आई कि जैसे कि IMA अभी बिल्कुल उठ के खड़ा हो गया है, तन के बातें कर रहे हैं कि हम पैरालाइज कर देंगे सिस्टम्स को और हम बिल्कुल स्ट्राइक करेंगे, पर मुझे लगता है कि आज की उनकी जो टोकन स्ट्राइक है उससे बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ा है सर सिस्टम को, क्योंकि आज हम न्यूज चैनल्स पे भी देखे हैं और हमने आज हमारा मतलब अदरवाइज भी हमारे अलग अलग जगहों पे जो डॉक्टर्स है वो सभी हमारे आयुष के डॉक्टर्स, पर्टिकुलरली आयुर्वेदा फिजिशियंस एंड सर्जन्स, हमने आज दिन भर बहुत अच्छा काम किया है। तो उनकी स्ट्राइक से सर विशेष कोई फर्क नहीं पड़ा है पब्लिक हेल्थ सेक्टर में, सिस्टम में कोई पैरालाइज नहीं हुई है सिस्टम। तो मुझे यहाँ पर एक, जैसे कि आज हमारे यहाँ सीनियर सर मौजूद है, डॉक्टर आलोक शर्मा सर ने उनकी कोविड ड्यूटीज के बारे में बताया और वो खुद कोविड से भी ग्रस्त हो गए इसके इन बिटवीन। तो ये जो कोविड-19 के जो पर्टिकुलर सिनेरियो में हमारे आयुष के, हमारे आयुर्वेदा डॉक्टर्स ने पूरे देश में सर्व किया है, नॉट ओनली इन महाराष्ट्र और दिल्ली और गुजरात और एनीवेयर, पूरे देश में सर हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे फिजिशियंस ने और हमारे सर्जन्स ने हर तरफ, हर कोविड केयर सेंटर में और डेडिकेटेड कोविड केयर हॉस्पिटल्स में सर्व किया है। और वहां पर IMA ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया है सर, क्योंकि केवल IMA के ग्रेजुएट्स के भरोसे ये इतनी बड़ी जो पैंडेमिक चल रही है इसके साथ डील किया नहीं जा सकता, ये गवर्नमेंट भी जानती है और IMA भी जानती है। तो इसके बारे में उन्होंने कहीं भी कोई भी उल्लेख किया नहीं है सर, और उन्होंने किसी बात पे ऑब्जेक्शन नहीं लिया है। लेकिन बात जब सर्जरी की आई तो उनको कौन हक देता है कि वो ऑब्जेक्शन रेज करे और वो मिक्सोपैथी जैसे वर्ड्स को क्रिएट करे जो कि कहीं किसी डिक्शनरी में सर वो शब्द नहीं है और IMA ने क्रिएट कर डाला। तो IMA ऐसी कोई, ये प्राइवेट संस्था है, ये गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर सकती है और उन्होंने आज समझ जाना चाहिए। आज बिल्कुल यहाँ पर इस मंच पे मैं कहना चाहती हूँ कि आज के उनके टोकन स्ट्राइक का जो परिणाम उनको दिख रहा है कि जिससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो उन्होंने समझ जाना चाहिए कि आज उनकी इज्जत भी इसी में है कि वो इंटीग्रेटेड कोर्सेस को, आयुर्वेदा ग्रेजुएट्स को, आयुर्वेदा सर्जरी को वेलकम करे, गवर्नमेंट गैजेट को वेलकम करे, न कि चैलेंज करे। और जैसा कि सर ने कहा है कि अनकंडीशनल स्ट्राइक पे अगर वो जाना चाहते हैं तो वो चले जाए, सर मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत कोई फर्क पड़ने वाला है। हाँ, अब ये थोड़ा सा मैं क्या कहते हैं जिसको साहस कर रही हूँ, दुस्साहस कर रही हूँ ये कहने का, बट देन आई थिंक आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आज देश भर में जो हमारे ग्रेजुएट्स है, हमारे सर्जन्स है, वो जो काम कर रहे हैं उसके बल पे ही मैं ये बात कहने का साहस कर रही हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा मकाम है जहाँ पर यहाँ ये बातें डिस्कस हुई है। जी सर। जोशी जी, एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो टीबी मुक्त
क्षय मुक्त भारत की 2030 तक की जो प्लानिंग है, उसमें 2025 तक की प्लानिंग हमारे यहाँ दिया, और उसमें उनने महसूस किया कि मॉडर्न मेडिसिन की, एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन के चलते आपके रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने महसूस किया कि इसमें आयुष चिकित्सकों का योगदान देना चाहिए। तो आयुष एनटीपी कोलैबोरेशन से एक एमओयू हुआ। उस एमओयू में मैं भारत सरकार में मैं सदस्य भी हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। तो आज उन आयुर्वेदिक औषधियों की गुणवत्ता ही नहीं, आयुर्वेद चिकित्सकों की एफिशिएंसी और स्कीम के उपयोग के लिए डॉक्टर डीसी कटोच को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो सलाहकार हमारे आयुष मंत्रालय में हैं। उन्होंने अपने प्रयास से आज ये सिद्ध कर दिया कि हमारे आयुष चिकित्सकों के सहयोग के बिना इस प्रकार की स्कीम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो भारत सरकार ये महसूस कर रही है कि आयुष चिकित्सक एफिशिएंट ही नहीं, इनके गुणवत्ता, औषधियों की गुणवत्ता के साथ में समर्पण की भावना भी है। और ये निश्चित रूप से इस टीम का अगर उपयोग किया जाए तो हम जन सामान्य को स्वास्थ्य के लिए निश्चित रूप से हेल्थ फॉर ऑल कैन ओनली बी अचीव्ड विद फुली एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदिक फिजिशियंस। With these words, I would like to once again congratulate Dr. Naveen Joshi and Sheetal ji for organizing such type of the important event to highlight the important issue and accept the challenge of the IMA, which is supposed to be BMA, British Medical Association. It is not Indian Medical Association. और इसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। कल से हमारा प्रयास प्रारंभ हो जाएगा कि ये भारतीय चिकित्सा संगठन हो ही नहीं सकता जो हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय गर्व, भारतीय हेरिटेज के ऊपर प्रश्न उठाए, वो कभी भारतीय नहीं हो सकता। तो वो कभी सम्मान का पात्र नहीं हो सकता जो हमारी संस्कृति और धरोहर के ऊपर प्रश्न उठाने का प्रयास करे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा आज इस प्रयास के लिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जोशी एंड शीतल जी। थैंक यू सर। मैं फाइनल कमेंट्स के लिए हमारे साथ डॉक्टर एस.सी. वार्ष्णेय सर गए, क्योंकि हमारे पास समय की बहुत सीमा है सर। लास्ट में मैं आपका फाइनल कमेंट्स लेना चाहूंगा और इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगा। जी वेलकम सर, वेलकम सर। हाँ आवाज, हाँ नमस्ते नमस्ते, सॉरी मैं लेट ज्वाइन किया। हाँ लेकिन बहुत अच्छा हुआ सर कि आप वेलकम सर। हाँ थैंक यू। शल्य चिकित्सा, इसमें तो कोई विवाद की बात ही नहीं है कि भारतवर्ष की देन है और सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी सभी लोग, वेस्टर्न लोग स्वीकार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसका उदाहरण ये है कि आयुर्वेदाचार्य करने के बाद, एएमएस करने के बाद लोगों ने एफआरसीएस किया है, और एफआरसीएस करते समय उन्होंने जो इंडिया से एमबीबीएस या एमएस करने लोग जाते थे एफआरसीएस करने, उनको पढ़ाते थे, और इंडिया में आके उन्होंने बहुत अच्छे पद को सुशोभित भी किया है। डॉक्टर के.एन. उडुपा इसका एक उदाहरण है। और इसमें भी दो राय नहीं है कि आधुनिक शल्य चिकित्सा को सीखने के लिए या सिखाने के लिए आधुनिक शल्य चिकित्सकों ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसमें भी दो राय नहीं है। यूनिवर्सिटी के कैरिकुलम के हिसाब से उस समय एलोपैथिक शल्य चिकित्सक आयुर्वेद कॉलेजेस में अपॉइंट किए जाते थे, और उनके द्वारा निर्माण पढ़ाने के बाद अगर कोई आयुर्वेद चिकित्सक, आयुर्वेद स्नातक सर्जरी करता है तो उन लोगों को दुख काहे का है? उन्होंने तो पढ़ाया है, उन्होंने ही सिखाया है, यूनिवर्सिटी कैरिकुलम के अंदर है और यूनिवर्सिटी डिग्री देती है, तो उसमें तो कोई विरोधाभास करने का मैं तो कुछ देखता नहीं हूँ। आज पूरे भारत में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों तरफ आयुर्वेद शल्य चिकित्सक अपनी सफलता के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा पब्लिक में बहुत अच्छी इमेज बना चुके हैं। ये लोग कितना भी विरोध करें, पब्लिक उनको जानती है, पब्लिक उतना ही सपोर्ट देगी, और इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। मेरी फिर भी उनसे आग्रह है कि भैया सही रास्ते पे आओ, पब्लिक की सेवा करो, और पब्लिक जिसमें खुश रहे। भारत हमारा जो चिकित्सा कार्य है वो तो आम आदमी के लिए है। आप भी सेवा करें, हम भी सेवा करें, मिलजुल के आगे बढ़े, यही मेरा संदेश है और यही मेरा कहना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अब मैं, चूंकि कार्यक्रम का समय सीमित था, मैं प्रोफेसर टकराल सर, प्रोफेसर एस.सी. वार्ष्णेय सर, वैद्य आलोक शर्मा सर, प्रोफेसर जी.एस. तोमर सर, हमारे साथ डॉक्टर फडणवीस जी, प्रोफेसर शीतल असूदकर जी, और तमाम सारे हमारे जो यहाँ पे ज्वाइन किए हुए जो लोगों ने कमेंट्स लिखा, प्रोफेसर अमर द्विवेदी और प्रोफेसर डॉक्टर उदय कुलकर्णी जी,
और हमारे साथ तमाम सारे लोग जिन्होंने यहाँ पर अमन भारद्वाज जी, प्रदीप देवांगन जी, अरुण वघेला जी, आप सबके कमेंट मैंने डिस्प्ले किए हैं। नारायण काला जी, भारत सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है, इस निर्णय से हमें आत्मविश्वास आएगा। बहुत सारे प्रदीप जी और बहुत सारे लोग, अमन भारद्वाज जी, अरुण वघेला जी, अमर द्विवेदी जी, विजय वेरीवाल जी, गार्गी बहुगुणा जी, विनायक बदगुजर जी, अजय कुमार शर्मा जी, कपिल समृद्धि ट्रस्ट, प्रदीप देवांगन जी, अंकिता नौटियाल जी, वंदना पाठक जी, सुमित गुप्ता जी, शुभन सिंह जी, आप सभी लोगों ने, भीष राज पोखरेल जी, नेपाल से आपने हमारा समर्थन किया, आलोक शर्मा सर ने तो यहाँ ज्वाइन किया, ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी, शैलेंद्र ठाकुर जी, अंकित चतुर्वेदी जी, साक्षी मलिक जी, अंसारी सवाना जी, किशोर शर्मा जी, सौरभ सिंह जी, लोकेश शर्मा जी, राजीव मल्होत्रा जी, राजबीर सैनी जी, और तमाम सारे लोग जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, जितेंद्र कुमार भांजा जी, कुश राहू जी, मुकेश शर्मा जी, जय नौटियाल जी, बालकृष्ण माहौर जी और रजनीश शर्मा जी, हम आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इंस्टेंटेनियसली क्रिएट किए गए इस प्रोग्राम में आप सब ने भाग लिया और आप सभी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। शायद इस प्रोग्राम को देख करके IMA को भी अब समझ में आ जाएगा कि बस हमें भी आयुर्वेद के चिकित्सकों का सपोर्ट करना चाहिए और हमें इस बात मुहिम में जुड़ जाना चाहिए कि हाँ, उसे एनेस्थीसिया का भी अधिकार मिले, उन्हें और भी तमाम तरह के शल्य तंत्र का अधिकार मिले। मुझे उम्मीद है कि शायद अब वो भी हमारे इस मुहिम में साथ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार Thank you, sir. नमस्कार।